नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए अमेरिका ने दिया नोटिस। रूस पर लगाया ट्रीटी के उल्लंघन का आरोप। 2002 से प्रभाव में आई थी ओपन स्काई ट्रीटी। प्रधानमंत्री ने की चीन के साथ चल रहे स्टैंड ऑफ की समीक्षा। चीनी सेना ने लगाया भारतीय पेट्रोलिंग में अड़ंगा। भारतीय पेट्रोलिंग वाले क्षेत्र में चीनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि। 28 मई को दुनिया भर में मना वर्ल्ड डुगोंग डे। सी काऊ के नाम से जानी जाती है डुगोंग। दुनिया की इकलौती वेजिटेरियन मरीन मैमल है डुगोंग। मौजूदा संकट से उबरने के लिए आरबीआई ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। 40 बेसिस पॉइंट कम हुई रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट में भी हुआ बदलाव। और इसरो को लूनर सॉइल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मिला पेटेंट। 20 सालों तक रहेगा मान्य। रेगोलिथ के नाम से जानी जाती है लूनर सॉइल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए नोटिस दिया है। अमेरिका ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि इसने संधि का लगातार उल्लंघन किया है। ओएसटी यानी ओपन स्काई ट्रीटी एक ऐसा समझौता है जो देशों को एक दूसरे के क्षेत्रों में निगरानी उड़ानों की अनुमति देता है। इससे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के हथियार विकास की निगरानी करना संभव होता है। वैसे तो ओएसटी का विचार शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों में ही प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में नाटो देशों और पूर्व वार्सा पैक्ट वाले देशों द्वारा किया गया। यह संधि 2002 से प्रभाव में आई। ओएसटी में अभी 34 देश शामिल हैं। 35वां देश किर्गिस्तान ने हालांकि संधि पर साइन तो किया है, लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। इसके तहत संधि वाले देशों के क्षेत्र में बिना हथियार वाले खोजी उड़ानों का संचालन करने की अनुमति है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने रूस की तुलना में इस संधि का इस्तेमाल अधिक तेजी से किया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मौजूदा स्थिति और चीन के साथ चल रहे स्टैंड ऑफ की समीक्षा की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक गैल्वन नदी घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में जहां भारतीय पेट्रोलिंग की जाती है, वहां चीनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी तरफ पैंगोंग त्सो लेक के क्षेत्र में चीनी सेना ने भारतीय पेट्रोलिंग में अड़ंगा भी लगाया है। दरअसल भारत और चीन के मध्य सीमा का पूरी तरह सीमांकन नहीं किया गया है। LAC को दोनों देशों द्वारा न तो स्पष्ट किया गया है और न ही इसकी पुष्टि की गई है। LAC को 3 हिस्सों पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख और चीन के मध्य की सीमा है। वहीं मध्य क्षेत्र भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई चीन की सीमाएं हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश द्वारा चीन के साथ सीमा साझा होती है। दोनों पक्षों के लिए LAC की अलग अलग धारणाएं हैं। मध्य क्षेत्र को छोड़कर भारत और चीन के बीच अन्य सीमाओं के लिए अपनी धारणाओं वाले नक्शों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ है। दोनों ही तरफ के सैनिक LAC की अपनी धारणा के तहत आने वाले क्षेत्र तक गश्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार स्टैंड ऑफ की स्थिति बन जाती है। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच तनातनी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। जब नेपाल ने रिवाइज्ड आधिकारिक नक्शा जारी किया, तब यह तनातनी बढ़ी। दरअसल इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल के क्षेत्र में दिखाया गया है। नक्शे को संवैधानिक मान्यता देने के लिए नेपाल की सरकार संशोधन प्रस्ताव भी लेकर आई थी, लेकिन संसद में इसे प्रस्तुत करने में असफल रही। नेपाल में संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जिसे पाने में नेपाली सरकार असफल रही है। 8 मई को भारत ने दार्चुला लिपुलेख लिंक रोड का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने विरोध प्रदर्शित किया था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि नेपाल ने रिवाइज्ड मैप में भारतीय हिस्सों को शामिल किया है। यह एक तरफा कार्यवाही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। भारत इस तरह के दावों को स्वीकार नहीं करेगा। भारत उम्मीद करता है कि नेपाल की सरकार सीमा विवाद के इन मामलों को कूटनीतिक संवाद के जरिए सुलझाने के लिए एक सकारात्मक माहौल निर्मित करेगी।
आपको बता दें कि लिपुलेख और कालापानी भारत, नेपाल और चीन का ट्राई जंक्चर है। भारत के लिए ये क्षेत्र भू रणनीतिक और भू राजनीतिक दोनों ही नजरिए से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भारत के प्रति होने वाली चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एक तरफा तरीके से श्रम कानूनों के निलंबन को लेकर चिंता जाहिर की है। ILO ने प्रधानमंत्री से केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में स्पष्ट संदेश देने को कहा है, जिससे भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रख सके। गौरतलब है कि राज्य सरकारों द्वारा अध्यादेश जारी करके श्रम कानूनों के निलंबन के विषय में ट्रेड यूनियंस ने ILO में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ILO के मुताबिक श्रम सुधारों के नाम पर यह मजदूरों के आधारभूत अधिकारों पर हमला है। ILO की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा हुई थी। साल 2019 में इसने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं। इसकी स्थापना यह मानकर की गई थी कि सार्वभौमिक शांति के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। ILO दुनिया में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और मानव व मजदूर अधिकारों की वैश्विक स्तर पर वकालत करता है। 187 सदस्य राष्ट्रों के साथ ILO संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 28 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड डुगोंग डे मनाया गया। डुगोंग आमतौर पर सी काऊ के नाम से जानी जाती है। यह दुनिया की इकलौती वेजिटेरियन मरीन मैमल है। विशेषज्ञों के मुताबिक डुगोंग भारत में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। अगर इसे संरक्षण नहीं दिया गया तो भारतीय जल क्षेत्र से इसके विलुप्त होने की आशंका है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में रखा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 में आई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी में लगभग 250 के आसपास डुगोंग थीं। 2008 में भारत ने डुगोंग के संरक्षण और प्रबंधन के लिए CMS यानी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के साथ नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। अगर डुगोंग के खतरों की बात करें तो समुद्रों से सी ग्रास का कम होना एक बड़ा कारण है। डुगोंग सी ग्रास पर ही सर्वाइव करती है। इसके अलावा यह आवास विखंडन, प्रदूषण, गैर नियोजित पर्यटन और शिकार जैसे खतरों का भी सामना करती है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पश्चिमी घाट से संबंधित इको सेंसिटिव एरिया की अधिसूचना से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस बैठक में पश्चिमी घाट से जुड़े 6 राज्यों केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और अधिकारी शामिल रहे। गौरतलब है कि अक्टूबर 2018 में ESA यानी इको सेंसिटिव एरिया में अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों का जिक्र करते हुए एक अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया था। राज्यों ने पारिस्थितिकी और पर्यावरण हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना को शीघ्र जारी करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको बता दें कि पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने कुल पश्चिमी घाट के 37% भाग को ESA के अंदर लाने की सिफारिश की थी। इसके पहले भी गाडगिल समिति का गठन पश्चिमी घाट की जैव विविधता को लेकर किया गया था। ESA पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया ऐसा क्षेत्र होता है जहां औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित विकास की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है ताकि वहां की जैव विविधता को हानि पहुंचने से रोका जा सके। पिछले कई दिनों से राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हीट वेव का कहर जारी है। इसके चलते दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रह रहा है। राजस्थान के चूरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। असामान्य उच्च तापमान की स्थिति ही हीट वेव होती है। आमतौर पर भारत में हीट वेव की स्थिति मार्च से जून के बीच में होती है। कई बार यह स्थिति जुलाई तक देखी जा सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हीट वेव्स के लिए जो क्राइटेरिया दिया है उसके मुताबिक जब मैदानी भागों में किसी जगह का दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए तो वहां हीट वेव की स्थिति बनती है। पहाड़ी इलाकों के लिए तापमान की यह सीमा 30 डिग्री सेल्सियस मानी गई है। जब किसी जगह के सामान्य अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाए तो वहां हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। आमतौर पर हीट वेव की स्थिति कम से कम 4 दिन रहती है, लेकिन कई बार यह स्थिति 7 या 10 दिनों तक कायम रहती है।
हालिया सालों में देखें तो साल 2015 में सबसे लंबी चलने वाली हीट वेव दर्ज की गई थी। WHO के अनुसार अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण शहरों में हीट वेव का असर ज्यादा देखने को मिलता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की अवधारणा के मुताबिक औद्योगिक नगरों और महानगरों का तापमान अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि यहाँ कंक्रीट निर्मित अवसंरचनाएं अधिक होती हैं और वनस्पतियों का अभाव होता है। इसलिए यहाँ अर्थ रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण अधिक होता है। इसे नगरों के वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये क्षेत्र गर्म हो जाते हैं। आरबीआई ने मौजूदा संकट से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में मदद करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। अब रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% हो गया है। वहीं एसएलआर कोटा की सरकारी प्रतिभूतियों को रखकर ली जाने वाली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को 4.25% कर दिया गया है। इसके अलावा सभी टर्म लोन पर मॉरेटोरियम पीरियड को और 3 महीने बढ़ा दिया गया है, यानी लोन मॉरेटोरियम अब 31 अगस्त 2020 तक रहेगा। वहीं कॉरपोरेट क्षेत्र को धन मुहैया कराने वाले ऋणदाताओं के लिए ग्रुप एक्सपोजर लिमिट को 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। निर्यात क्षेत्र के लिए आरबीआई एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करेगा। साथ ही निर्यात क्रेडिट अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया गया है। आरबीआई ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए ऋण यानी डेब्ट में निवेश करने के लिए वीआरआर यानी वॉलंटरी रिटेंशन रूट में छूट दी है। वीआरआर आरबीआई का ऐसा विंडो है जिसके तहत निवेशक को आसान नियमों पर अधिक लाभ की व्यवस्था होती है। केंद्र सरकार ने सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर का नवा संस्करण जारी किया। यह भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण बताता है। केंद्र सरकार 2010-11 से ही सरकारी ऋण पर एक स्टेटस पेपर ला रही है। यह दस्तावेज वर्ष के दौरान डेब्ट ऑपरेशन का एक विस्तृत विवरण देकर पारदर्शिता को बढ़ाता है। इस संस्करण में 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण कार्यों का विवरण शामिल है। साथ ही दस्तावेज में 2019-20 से 2021-22 तक के वित्तीय वर्षों के लिए केंद्र सरकार की ऋण प्रबंधन रणनीति भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार का कुल ऋण जीडीपी का 45.7% रहा, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों का सम्मिलित ऋण जीडीपी का 68.6% रहा। ये ऋण 2 भागों लोक ऋण और अन्य देनदारियों में विभक्त हैं। अन्य देनदारियों में प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड्स एंड डिपॉजिट्स जैसे अकाउंट्स शामिल हैं। लोक ऋण को इंटरनल और एक्सटर्नल ऋण के रूप में बांटा गया है। इंटरनल के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के अंदर अपनी सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स आदि से प्राप्त धन शामिल होते हैं। वहीं एक्सटर्नल में बाहरी देशों से कर्ज के तौर पर लिए गए धन आते हैं। हाल ही में सीएसीपी ने खरीफ की 17 फसलों के लिए उच्च एमएसपी की सिफारिश की है, जिसे कैबिनेट के पास सहमति के लिए भेजा गया है। सीएसीपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। हर साल सीएसीपी मूल्य नीति रिपोर्ट के द्वारा सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जिसमें कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी का विवरण होता है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीएसीपी द्वारा भेजी गई इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार किसी भी किसान द्वारा लाए गए उत्पाद की किसी भी मात्रा को खरीदने के लिए बाध्य होती है। किसानों के उत्पाद की मांग में आई किसी गिरावट से बचाने के लिए सरकार एमएसपी तय करती है। एमएसपी का निर्धारण कृषि उत्पादन में लागत, बाजार में कृषि उत्पादों की मांग और पूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसरो की एक टीम को पेरियार यूनिवर्सिटी की रिसर्चर टीम और एनआईटी त्रिची के प्रोफेसर के साथ लूनर सॉइल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए पेटेंट मिल गया है। इन टीम्स ने चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर की टेस्टिंग के लिए लूनर सॉइल का निर्माण किया था। इसरो ने पेटेंट के लिए 15 मई 2014 को अप्लाई किया था। पेटेंट एप्लीकेशन दायर करने की तारीख से 20 सालों तक मान्य रहेगा। लूनर सॉइल को रेगोलिथ भी कहा जाता है। दरअसल इसरो को टेस्टिंग के लिए 60 से 70 टन लूनर सॉइल की जरूरत थी।
इतनी मात्रा में यूएस से लूनर सॉयल जैसे पदार्थों का आयात करना महंगा साबित हो रहा था। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने स्थानीय स्तर पर समाधान तलाशा। इसरो को कई भूवैज्ञानिकों ने बताया कि तमिलनाडु के सलेम के पास पाई जाने वाली एनॉर्थोसाइट चट्टान में रेगोलिथ जैसे गुण पाए जाते हैं। एनॉर्थोसाइट एक प्रकार का आग्नेय शैल है। इस चट्टान को जरूरत के मुताबिक आकार में तब्दील करके टेस्टिंग की गई थी। रेगोलिथ जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाली मिट्टी से चंद्रमा की स्थलाकृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही यह भविष्य में होने वाले लूनर मिशंस में मददगार साबित होगी। बीते दिनों बेंगलुरु में लोगों के बीच अचानक से आया लाउड साउंड हैरानी का कारण बना रहा। दरअसल यह भारतीय वायुसेना के एक सुपरसोनिक प्रोफाइल युक्त टेस्ट फ्लाइट से निकली हुई ध्वनि थी। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है जो कि स्रोत से सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। हवा में इन तरंगों की गति, तापमान और ऊंचाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। किसी स्थिर स्रोत से निकली ध्वनि तरंगें बढ़ती हुई त्रिज्या वाले कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के आकार में बाहर निकलती हैं, जबकि स्रोत के गतिमान होने पर स्रोत के पास की तरंगें पास पास होती हैं और दूर की तरंगें फैलती जाती हैं। इसका मुख्य कारण डॉपलर प्रभाव होता है। जब तक स्रोत ध्वनि की गति की तुलना में धीमी गति से चलता रहता है, ध्वनि तरंगों के भीतर ही रहता है और सभी दिशाओं में फैलता है। लेकिन अगर कोई स्रोत सुपरसोनिक गति यानी ध्वनि की तुलना में तेज गति से चले तो ध्वनि तरंगें पृथ्वी की तरफ हाइपरबोला के आकार में जाती हैं। इन तरंगों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। इससे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है जिसे सोनिक बूम कहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था में आय सुरक्षा में सक्षम बनाने वाली प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। वर्ष 2020-21 में योजना से जुड़ने वालों के लिए 7.4% की वार्षिक दर फिक्स्ड करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की घोषणा भारत सरकार ने 2018-19 में अपने बजट में की थी। इस योजना का पूरा क्रियान्वयन LIC इंडिया द्वारा किया जाता है। योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेंशन योजनाओं की सुविधा है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक और अधिकतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पॉलिसी धारक पॉलिसी लेने के 3 वर्ष पूरा होने के बाद अपनी पॉलिसी के खरीद मूल्य का 75% तक ऋण के रूप में ले सकता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्हें देश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। साल 1916 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले और उनसे प्रभावित हुए। 1919 में वे होम रूल लीग के सेक्रेटरी बने। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उन्होंने पहला किसान मोर्चा आयोजित किया। असहयोग आंदोलन से जुड़े होने के कारण उन्हें 2 बार जेल भी हुई। साल 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया। बहुचर्चित लाल किला मुकदमे में INA ऑफिसर्स की डिफेंस टीम में भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी जेल में लिखी। नेहरू जी द्वारा लिखी गई अन्य प्रसिद्ध किताबें ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैं। आइए अब नए सेगमेंट की बात करते हैं। पिछले सप्ताह के बुलेटिन में हम आपको बंगाल की खाड़ी के मैप के साथ छोड़ गए थे। आज इससे जुड़ी हुई अहम जानकारियां आपसे साझा करते हैं। बंगाल की खाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। यह हिंद महासागर का नॉर्दर्न एक्सटेंशन है। भारत हिंद महासागर को 2 भागों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। भारत की प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर यहां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके पूर्व में म्यांमार, उत्तर में बांग्लादेश, पश्चिम में भारत और श्रीलंका हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से अलग करता है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और यूके की एंजीलिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर
मॉनसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और अन्य मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। बॉबल यानी द बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट नाम के इस प्रोजेक्ट को भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और यूके की नेचुरल एनवायरनमेंट काउंसिल ने फंड किया है। आज का हमारा मैप पड़ोसी देश नेपाल का है। बीते दिनों अपने नए राजनीतिक नक्शे को जारी करने के बाद से ही नेपाल सुर्खियों में है। आज हम आपको इसके मैप के साथ छोड़ रहे हैं। आपको नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में हम इसकी सीमाओं के अलावा और भी जरूरी जानकारी से आपको रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने L7 यानी क्वाड्रीसाइकिल श्रेणी के वाहनों के लिए BS6 के उत्सर्जन मानदंडों के बारे में अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना भारत में सभी L, M और N कैटेगरी के वाहनों के लिए BS6 की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है। क्वाड्रीसाइकिल वाहनों का आकार 3 व्हीलर वाहनों के बराबर होता है, लेकिन इसमें 4 टायर होते हैं। साथ ही यह कार की तरह ही पूरी तरह कवर भी किया गया होता है। इसमें 3 व्हीलर वाला ही इंजन प्रयोग किया जाता है। आरबीआई ने राज्यों के लिए CSF यानी कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से निकासी को नियंत्रित करने वाले नियमों में छूट दी है। इससे राज्यों को 13,300 करोड़ रुपए अतिरिक्त संसाधन के रूप में मिल सकता है। राज्य सरकारें आरबीआई के पास अपनी देनदारियों के पुनः भुगतान के लिए एक बफर के रूप में CSF को बनाए रखती हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम ने खेलों को राज्य में उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मिजोरम ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके पीछे उद्देश्य निजी कंपनियों को यहां खेलों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। बीते दिनों भारत सरकार ने UNRWA को एजुकेशन, हेल्थ केयर, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के समर्थन के लिए $2 मिलियन का योगदान दिया। UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के द्वारा 1949 में स्थापित की गई है। यह फिलिस्तीन के शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा मुहैया कराती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हाल के अध्ययन के मुताबिक भारत की लगभग 70% कोयला आधारित बिजली उत्पादन इकाइयां 2022 तक अपने उत्सर्जन मानकों को नहीं प्राप्त कर पाएंगी। भारत ने 2015 में कोयला आधारित थर्मल पावर इकाइयों के लिए उत्सर्जन और पानी के उपयोग से संबंधित नए मानदंड तय किए थे। इसे प्राप्त करने की समय सीमा दिसंबर 2017 सुनिश्चित की गई थी। बाद में इसे ही 2022 तक बढ़ाया गया। हाल ही में भारत ने वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए निजी निवेश को अनुमति दी है। हाल ही में IHBT के डायरेक्टर ने कहा कि कांगड़ा चाय के रसायन ह्यूमन इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। उनका दावा है कि ये रसायन HIV रोधी दवाओं की तुलना में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उन्होंने यह बात अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर IHBT में आयोजित एक वेबिनार के दौरान कही। साथ ही समाज और उद्योग के लिए कांगड़ा चाय के लाभ और मानव स्वास्थ्य के लिए चाय के औषधीय गुणों पर चर्चा भी हुई। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित IHBT वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक घटक है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। इसमें कैटेचिन्स और पॉलीफिनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसका उपयोग सैनिटाइजर, साबुन, सिरका, वाइन आदि बनाने में किया जाता है। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार GST पर आपदा उपकर लगाने पर विचार कर रही है। इसकी वजह कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटना है। सूत्रों के मुताबिक GST के 5% वाले स्लैब को छोड़कर अन्य स्लैब से अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि इससे पहले केरल एकमात्र राज्य है जिसने संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 279A की धारा 4F का उपयोग करके इस तरह का उपकर लगाया था। इस प्रावधान में किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि तक किसी विशेष दर या दरों से उपकर लगाने का जिक्र है।
हाल ही में महाराष्ट्र में कटकरी समुदाय के कुछ युवाओं ने अपने मूल स्थान पर राजस्व कार्यालयों में कटकरी आदिवासियों के विभिन्न कार्यों को सुगम बनाने की शुरुआत की है। कटकरी गृह मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है। दरअसल पीवीटीजी के अंदर कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय आते हैं जो पूर्व कृषि स्तर की तकनीकी का उपयोग करते हैं। इनकी साक्षरता का स्तर अत्यंत निम्न होता है और अर्थव्यवस्था केवल निर्वाह मात्र की होती है। भारत में 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 75 ऐसे समूह की पहचान की गई है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वियतनाम के चैम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रिस्टोरेशन कार्य के दौरान 9वीं शताब्दी के शिवलिंग का पता लगाया है। यह एक अति सुंदर सांस्कृतिक मूल्य के सजावटी पैटर्न वाली मोनोलिथिक संरचना है। इससे पहले भी माई सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 6 शिवलिंग पाए गए थे, लेकिन इस नवीनतम खोज को शानदार माना जा रहा है। चैम मंदिर परिसर वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत में माई सन के अंदर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।